हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर पीटर बोल रहा होता है, मैं अपने हाई स्कूल में एक जीनियस था। मेरे टीचर मुझसे कहा करते थे, पीटर महान शक्तियों के साथ में आती है महान जिम्मेदारियाँ, और तुम जैसे जीनियस की ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम सोसाइटी को आगे बढ़ाओ। सिर्फ मेरे टीचर, मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को ही नहीं, बल्कि जो घर पे न्यूज़पेपर देने के लिए भैया आते थे ना, उनको भी लगता था कि मैं जिंदगी में कुछ बहुत ही बड़ा करूंगा। लेकिन रियलिटी मेरी और सभी की उम्मीद से काफी कड़वी निकली। सोसाइटी और फैमिली तो छोड़ो, मैं भी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहा। इन 10 सालों के अंदर मैंने कुछ ऐसी गलतियां करी जिसने की मेरे को जीनियस से लूजर बना दिया, और मेरी करी हुई हर एक गलती का मुझे बहुत ही रिग्रेट है। पर कहते हैं ना कि दिन तो कुत्ते का भी आता है, तो फिर ऐसे में मैं तो एक इंसान हूँ। मैंने जिंदगी में इतना रिग्रेट करा कि मैंने एक्टिवेट कर लिया रिग्रेट सिस्टम को, जिसने करी मेरी एक विश पूरी कि वो मुझे जिंदगी में किसी भी चीज को लेकर रिग्रेट नहीं करने देगा। अब मैं वक्त में 10 साल पहले आ चुका हूँ। अभी मैं जिस लड़की को पसंद करता वो भी मेरे पीछे है, और जिनको पसंद नहीं करता वो भी मेरे पीछे। जिनको मैं झुकाना चाहता हूँ वो भी झुकते हैं, और जिनको नहीं झुकाना चाहता वो भी अपने आप ही झुक जाते हैं। टीचर, आप बिल्कुल सही कहा करते थे, महान शक्तियों के साथ में आती है महान जिम्मेदारियाँ। और आज आपका ये स्टूडेंट पीटर कार्टर सोसाइटी की सारी जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए तैयार है, वो भी बिना किसी रिग्रेट के। तो आओ मेरी इस कहानी में जानते हैं कि आखिर मैं कैसे बना एक लूजर से एक सक्सेसफुल बिलियनर, जीनियस, प्लेबॉय, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिर चलिए इसी के साथ में कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पीटर कार्टर को, जो कि अपने दोस्त की कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने के लिए आया होता है। इंटरव्यूअर्स बोल रहे होते हैं, मिस्टर कार्टर, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना, वो बहुत ही कमाल का है, लेकिन आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस की बहुत ही कमी है। इसी वजह से हम आपको ये पोजीशन नहीं दे सकते। पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमें पता है कि आप मिस्टर डोंग के दोस्त हो, और अगर हमें आपके लिए कोई भी ऐसी जॉब मिलेगी तो हम पक्का से आपको इन्फॉर्म करेंगे। पीटर बोल रहा होते, ठीक है, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। जाते हुए इंटरव्यूअर्स बोल रहे होते, हमें कुछ काम था, इसी वजह से हम चलते हैं, आपको यहाँ पे ऐसे बुलाने के लिए माफ करिएगा। फिर जो हमारा पीटर होता है वो निराश होते हुए वहाँ जाने लगता है। जब वो जा ही रहा होता है तभी वो इंटरव्यूअर्स की बात सुनता है। पहला इंटरव्यूअर बोल रहा होता है, इस बंदे की एजुकेशन क्या खाक अच्छी है। पता है, इस बेवकूफ ने ना मिस्टर डोंग के साथ में हाई स्कूलिंग करी है, और जब उन्होंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया तब इसने अपने डिप्लोमा को आधे में ही छोड़ दिया। आज देखो मिस्टर डोंग कहाँ पहुँच गए, और इस बेवकूफ को एक क्लीनर तक की नौकरी नहीं मिल रही। अगर मैं इसकी जगह होता तो अपने इतने कामयाब दोस्त के सामने कभी आता ही नहीं, पर देखो नौकरी की भीख मांगने के लिए यहाँ पे आ गया। पीटर कार्टर बोल रहा होता है, सच में मैं एक कचरा बन चुका हूँ। हाई स्कूल के अंदर सभी को मेरे ऊपर कितना भरोसा था, लेकिन बड़े होने के बाद में रियलिटी कुछ और साबित हो गई। मेरी जिंदगी इतनी बेकार हो चुकी है कि मेरे घर वाले मुझे कॉल नहीं करते, दोस्त ये सोच के फोन नहीं उठाते कि मैं कभी भी पैसे मांग लूंगा, रिश्तेदार ये बोल के मजाक उड़ाते हैं कि जिंदगी में भले ही कुछ भी बन जाना, लेकिन पीटर की तरह कभी मत बनना। अब तो मन करता है कि इस बेकार से जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। तभी हम देखते पीटर के सामने अंधेरा जाता है। शॉक्ड होते हुए पीटर सोच रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है। तभी पीटर के सामने एक सिस्टम ओपन होता है। सिस्टम बता रहा होता है, आप अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से परेशान हो चुके हो। आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक चीज भरी हुई है, जो कि है रिग्रेट। आपने अपनी जिंदगी में इतना रिग्रेट करा कि आप मेरे होस्ट बनने के काबिल बन गए, और इसी वजह से अब मैं आपकी एक विश को पूरा करूंगा। तो बताइए होस्ट, आपको अपनी कौन सी विश को पूरा करना है। पीटर बोल रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट्स भरे हुए हैं। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पास्ट के अंदर जाऊँ और अपनी हर उस गलती को सुधार दूं जिसकी वजह से मेरे को कभी रिग्रेट हुआ था। तभी सिस्टम बोल रहा होता है, ठीक है, फिर आपको पास्ट में भेजा जा रहा है। ये आपकी सक्सेसफुल जिंदगी की शुरुआत होगी, जिसमें खुशी और कामयाबी के लिए तो जगह है, लेकिन रिग्रेट के लिए बिल्कुल भी नहीं। फिर जब हमारा पीटर अपने आगे खोलता है तो वो एक ट्रेन में होता है, और पहले के मुकाबले काफी यंग हो गया होता है। पीटर बोल रहा होता है, क्या सच में मैंने टाइम ट्रेवल किया है, और क्या मेरे सामने मेरी चैन बैठी हुई है। तभी मेरी चैन बोल रही होती है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। पीटर बोल रहा होता है, नहीं नहीं, मैं तो बस ये सोचा था कि हम लोग कहाँ पे हैं। तभी पीटर को याद आता है कि वो अपने हाई स्कूल की गॉडेस के सामने इतने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बैठा है, और वही दिन था जब उसकी लाइफ में रिग्रेट्स ने एंट्री ली थी, 30 अगस्त 2013। फिर हमें पीटर की पास्ट का सीन दिखाया जाता है। पीटर बोल रहा होता है, मिस मेरी, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। मेरी चैन बोल रही होती है, जहाँ तक मुझे याद है हम दोनों सेम स्कूल में है ना। पीटर बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, और अब हम दोनों ही ना कॉलेज जा रहे हैं। मेरी चैन बोल रही होती है, हाँ हम कॉलेज जा रहे हैं। तभी पीटर बोल रहा होता है, लेकिन तुम अपने रास्ते से भटक गई। मैरी बोल रही होती है, क्या रास्ते से भटक गई, मैं जियाजिंग जा रही थी, क्या ट्रेन वहाँ नहीं जा रही क्या। तभी पीटर अपने बालों को ठीक करते हुए एक बहुत ही चीप लाइन देता है। पीटर बोल रहा होता है, तुमने गलत रास्ता ले लिया और डायरेक्ट मेरे दिल के अंदर एंट्री मार दी, और तुम्हें पता है इसे निकलने का ना कोई रास्ता भी नहीं। फिर वो मेरे के करीब आते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें पता है हमारी सीटें इतने आसपास क्यों है।
क्योंकि किस्मत भी ना अब हम दोनों को दूर नहीं देखना चाहती। तभी चिल्लाते हुए मेरी चैन बोल रही होती है, मेरे पास मत आओ। थॉमस आखिर तुम कहाँ पे हो, ठगी मेरे को बहुत ही बुली कर रहा है। तभी वहाँ पे थॉमस आते हुए हमारे पीटर की कुटाई कर देता है। प्रेजेंट में पीटर बोल रहा होते, उस दिन के बाद से मैं कभी भी मेरी से आंखें नहीं मिला पाया और इसी चीज की वजह से मेरी कॉलेज लाइफ भी ना काफी बेकार हो गई थी। वैसे इन चीजों की वजह से मेरे को पता लगा कि मैं पास्ट में 10 साल पीछे आया हूँ और अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। ये बोलते हुए हमारा पीटर नूडल्स बनाने के लिए निकल जाता है। पीटर सोच रहा होता है ये थॉमस ना एक नंबर का कमीना है। ये एक बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है और सभी लोगों को उंगली करता रहता है। लास्ट लाइफ में मैंने इसे पंगा लिया था, लेकिन इस लाइफ में अब मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। ये बोलते हुए हमारा पीटर नूडल बनाना स्टार्ट कर देता है। सिस्टम बताता है अब आपकी ये लाइफ ऑफिशियली स्टार्ट होती है। वही पीटर सोच रहा होता है नोवेल्स की हीरो की तरह मेरे पास भी एक सिस्टम आ चुका है, पर आखिर इसका यूज करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ। सिस्टम बता रहा होता है मैं रहते हुए आप दुनिया को जीत सकते हो। आपको वो सारे काम करने हैं जिसकी वजह से आपको रिग्रेट ना हो। इससे आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट और स्किल्स मिलेगी। जितना आप लेवल अप करते जाओगे उतने ही आप पावरफुल और बेहतरीन बनते जाओगे। स्किल्स को पढ़ते हुए पीटर सोच रहा होता है ये स्किल्स तो बहुत ही कमाल की है। अगर मैं लेवल 5 तक पहुंच गया तो मैं तो एक लेजेंडरी बंदा बन जाऊंगा, एक ऐसा जीनियस जो बनने के मैं सपने देखा करता था। फिर कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर पाएगा, मैं सबसे ऊपर हो जाऊंगा। तभी उसके पीछे खड़ा बंदा बोल रहा होता है ब्रदर आखिर आप क्या कर रहे हो, मेरे को भी नूडल्स बनाने हैं। जाते हुए पीटर सोच रहा होता है पैसे खर्च ना कर पाना मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट था, पर दिक्कत की बात तो ये है कि मेरे पास अभी पैसे ही नहीं तो मैं खर्च कैसे करूं। पर बिना पैसे खर्च किए हुए मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं मिलने वाला। लगता है कि मुझे अपने पास्ट लाइफ की नॉलेज का यूज करते हुए पैसे कमाने पड़ेंगे। वही हम देखते हैं थॉमस मैरी को बोल रहा होता है चलो हम डिनर करते हैं। इस ट्रेन में ना एक बहुत अच्छा डाइनिंग हॉल है। तभी मैरी बोल रही होती है मेरे को परेशान मत करो मैं नूडल्स खा लूंगी। थॉमस बोल रहा होता है तुम्हारी मॉम ने ना मेरे को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोला है, इसी वजह से तुम मुझे मना नहीं कर सकती। चिढ़ते हुए मैरी बोल रही होती है अपने काम से काम रखो। वही ये सुन के जो हमारा पीटर होता है वो हंस देता है। चिढ़ते हुए थॉमस बोल रहा होता है कि तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो। पीटर बोल रहा होता है नहीं नहीं मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना हंस रहा हूँ। तभी मैरी चैन बोलते हैं कि तुम यहाँ पर दूसरों पे क्या चिल्ला रहे हो, मैं जा रही हूँ नूडल्स खरीदने के लिए, मेरे को परेशान मत करना। नूडल्स खाते हुए पीटर सोच रहा होता है मैंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर सेम गलती करी थी। मैरी को एरोगेंट और बुरे लड़के ना बिल्कुल भी नहीं पसंद। रियलिटी तो ये है कि इसको डिसेंट और काइंड लड़के काफी ज्यादा पसंद है। लास्ट लाइफ के अंदर मैं वो कमीना बना था जो कि मार खा के थॉमस को अच्छा बना दिया, पर इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा, वो गलती करेगा ये कमीना थॉमस। थोड़ी देर बाद में जो मैरी होती है वो वापस आ गई होती है। मैरी बोल रही होती है थॉमस की वजह से मेरे को लेट हो गई और मेरे को स्नैक्स मिले ही नहीं। पीटर बोल रहा होता है मेरे पास में थोड़ा एक्स्ट्रा है, क्या तुम लेना चाहोगी। मैरी बोल रही होती है तुमने इसके लिए पैसे पे किए, मैं इसको फ्री में ले सकती। पीटर बोल रहा होता है तुम मुझे इसकी ओरिजिनल प्राइस दे दो। तभी जो मैरी होती है उसको पे कर देती है और पीटर उसको अपना स्नैक्स दे देता है। पीटर बोल रहा होता है तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, क्या तुम ऑरेंज खाना पसंद करोगी। वही हंसते हुए मैरी बोल रही होती है तुम तो एक बहुत अच्छे लड़के हो, मैंने तुम्हें हाई स्कूल में देखा था, मेरे को लगा था कि तुम इतने अच्छे लड़के होगे। वही पीटर बोल रहा होता है हम दोनों को ये खाना काफी पसंद है, हो सकता है कि इसी वजह से हम दोनों की वही मैच कर रही हो। तभी चिढ़ते हुए थॉमस टेबल के ऊपर काफी सारे पैसों को पटक देता है। चिढ़ते हुए थॉमस बोल रहा होता है मैरी जो भी खाना चाहती है ना मैं उसके लिए कितना भी पे कर सकता हूँ, मैरी तुम्हें इस लूजर से ना कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। वही मैरी बोल रही होती है तुम इतने अच्छे इंसान से इतना रूडली कैसे बात कर सकते हो। थॉमस बोल रहा होता है अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता, ये बहुत ही गरीब है, तुमने गरीब का खाना एक्सेप्ट कर लिया लेकिन मेरे साथ में इस जगह खाने नहीं गई। मैरी बोल रही होती है अपने काम से काम रखो, अगर मॉम ने नहीं बोला होता ना तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ भी नहीं बैठती। थॉमस बोल रहा होता है आखिर तुम कहाँ जा रही हो। मैरी बोल रही होती है तुम्हें उससे ना कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और तुम बोल रहे हो ना कि आखिर मैं तुम्हारे ऊपर इतना चिढ़ती क्यों हूँ। अगर तुम पीटर की तरह 10% भी होते ना तो तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त होते, तुम्हें पीटर से कुछ सीखना चाहिए। ये सुनते थॉमस का दिमाग खराब हो जाता है और वो हमारे पीटर को उठा के फेंक देता है। थॉमस बोल रहा होता है सारी की सारी गलती कमीने तेरी है, मेरी नजरों से दूर हो जा। वही पीटर बोल रहा होता है सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है, जल्दी इस थॉमस को ना इसकी जगह पता चलने वाली है। उठ के बैठते हुए पीटर बोल रहा होता है तुम तो बहुत ही वीक निकले, मैं पूरा ऑफ गार्ड था लेकिन फिर भी तुम सिर्फ और सिर्फ यही कर पाए। पीटर का कॉलर खींचते हुए थॉमस बोल रहा होता है तूने क्या बोला। पीटर बोल रहा होता है तेरे को कचरा बोला, तेरे को फिर से सुनना है क्या, तूने मेरी चैन की बात नहीं सुनी थी क्या, तुझे मुझसे कुछ सीखना चाहिए वरना हमेशा हमेशा के लिए मेरी का कुत्ता बन के रह जाएगा। फिर जो थॉमस होता है वो पीटर को लगातार पीटना स्टार्ट कर देता है। वही पीटर को मार खाता हुआ देख के सभी लोग घबराते हुए बोल रहे होते हैं कोई फटाफट से पुलिस को बुला के लेके आओ वरना ये दूसरा लड़का ना इस लड़के को मार डालेगा। जब थॉमस पीटर को मार ही रहा होता है तभी वहाँ पे मेरी चैन भी आ जाती है। मेरी चैन बोल रही होती है थॉमस तुम पागल हो गए हो क्या, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। वही थॉमस एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है लेकिन उसके पास में बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं। पीटर बोल रहा होता है मैंने कहा था ना कि तू एक लूजर है। वही पीटर के पास में आते हुए मैरी बोल रही होती है डॉक्टर कहाँ पे है, फटाफट से कोई डॉक्टर को बुलाओ, पीटर काफी इंजर हो चुका है। वही जो हमारा पीटर होता है वो मैरी के सामने बेहोश होने की एक्टिंग करता है।
जिससे कि वो उसके लिए और ज्यादा परेशान होना स्टार्ट हो जाती है। तभी थोड़ी देर में हम देखते हुए पुलिस वाला भी आ जाता है। थॉमस पुलिस वाले को बताता है कि पीटर ने उसको प्रोवोक करा, लेकिन तभी बाकी सारे बंदे बोलते हैं नहीं, ये तो एक बहुत ही शांत बंदा है। असल में जो लड़की है ना, ये पीटर के साथ में काफी तरीके से बात कर रही थी। इसी चीज से थॉमस की काफी जल गई और जैसे ही मेरी चैन यहाँ से गई, इसने बिना फालतू में पीटर को पीटना स्टार्ट कर दिया। पीटर तो इतना डिसेंट और अच्छा बंदा है कि इसने पलट के मारा तक नहीं। मेरी चैन सोच रही होती है सारी की सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से एक डिसेंट इंसान को मार खानी पड़ी। वही थॉमस बोल रहा होता है पुलिस ऑफिसर ऐसी कोई बात नहीं, मैंने जोर से नहीं मारा, मैंने बहुत ही धीरे से मारा है। ऑफिसर बोल रहा होता है वो तो दिख ही रहा है, यहाँ पे ना बहुत सारे विटनेस है, प्रे करो कि ये लड़का तुम्हें माफ कर दे, वरना तुम्हारे ऊपर इतने चार्जेस लगेंगे कि तुम जिंदगी में ना कभी भी कुछ करने लायक नहीं बचोगे। तुम कोई बच्चे नहीं हो, तुमने एक इंसान को बेहोश होने तक पीटा है, अगर यहाँ पे पीटर ने तुम्हारे खिलाफ केस करा तो तुम्हें पक्का से जेल होगी। वही घबराते हुए थॉमस बोल रहा होता है मेरी चैन मेरी हेल्प करो, मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। वही मेरी चैन बोल रही होती है मुझसे कभी बात मत करना, तुम जैसे घटिया इंसान को ना मैं कभी मुंह नहीं लगाऊंगी। तभी थॉमस अपने फादर को कॉल करने लगता है। थॉमस सोच रहा होता है सिर्फ और सिर्फ डैडी है जो कि मेरे को बचा सकते हैं। तभी जो हमारा पीटर होता है वो जागने की एक्टिंग करने लगता है। उसके पास में आते हुए मेरी चैन बोल रही होती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। वही मैरी को इतना क्लोज देख के पीटर के नाक से खून निकल जाता है। मैरी बोल रही होती है क्या हुआ, तुम्हारे नाक से खून क्यों आ रहा है, क्या तुम्हें थॉमस ने इतनी बुरी तरीके से मारा है क्या। सच कहूं तो मैं काफी डर गई थी, जैसे ही स्टेशन आएगा हम सबसे पहले हॉस्पिटल चलेंगे। पीटर बोल रहा होता है घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैरी बोल रही होती है पर तुम्हारा तो एक दांत टूट गया। पीटर सोच रहा होता है इस एक दांत को गवा के ना मैंने तुम्हारा फेवर हासिल किया है, मेरे लास्ट लाइफ के अंदर मैंने इससे बहुत ही बुरी मार खाई थी, लेकिन उसकी वजह से मैं सभी के सामने लूजर बन गया था। और वही ये कमीना थॉमस तुम्हारे दुनिया के सामने हीरो बन गया था, लेकिन उस सेम चीज को फिर से दोहरा के मैंने इसको दुनिया के सामने विलन बना दिया। और अभी तो इसने बुरा टाइम देखा कहाँ है, इसका बुरा टाइम अभी स्टार्ट होना बाकी है। पीटर बोल रहा होता है पता नहीं क्यों पर उस लड़के ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि एक डिसेंट इंसान को सिर्फ और सिर्फ लोही प्रोटेक्ट करता है। इसी वजह से उतरने के बाद मैं इस चीज के बारे में पक्का से रिपोर्ट करूंगा। मैरी चैन सोच रही होती है थॉमस ना एक नंबर का कमीना है, आखिर एक अजनबी के ऊपर कोई इतना बेरहमी से अटैक कैसे कर सकता है। अगर पीटर अच्छा इंसान नहीं होता ना तो वो थॉमस अभी तक जेल की हवा खा रहा होता। जैसे ही पीटर बाहर निकलता है तो मेरी इसको संभालने लगती है। पीटर बोल रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी हाई स्कूल की गॉडेस सिर्फ और सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि दिल की भी काफी अच्छी है। मैरी बोल रही होती है अच्छा तुम सेम हाई स्कूल से हो, इसी वजह से तुम इतने जाने पहचाने से लग रहे थे। फिर जो पीटर और मैरी होते वहाँ पे आपस में हंसी मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं। वही जब अगला स्टेशन आता है तो वहाँ पे पुलिस थॉमस को लेकर चली आती है। पीटर का सिर्फ और सिर्फ एक दांत टूटना इस पूरे के पूरे मैटर को क्रिमिनल केस बना देता है और अब 2 दिन तक थॉमस को जेल की हवा खानी पड़ेगी। फिर जब पीटर आँख खोलता है तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया होता है। पीटर बोल रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे कैसे आया। नर्स बोल रही होती है आप बेहोश हो गए थे, इसी वजह से आपको यहाँ पे लेके आया गया है, पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। आपको हमारे हॉस्पिटल की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रही है और आप मेडिकल बिल की ना बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मिस्टर थॉमस ने आपके सारे के सारे मेडिकल बिल्स को पे कर दिया है। पीटर बोल रहा होता है लगता है कि थॉमस तो नहीं बल्कि जो थॉमस के डैड है ना वो काफी कमाल के इंसान है। मैरी बोल रही होती है हाँ अंकल थॉमस ना बिल्कुल तुम्हारी तरह एक बहुत ही अच्छा इंसान है। ये बहुत ही अजीब बात है कि उनका बेटा थॉमस है। तभी हमारे पीटर के सामने उसका सिस्टम ओपन होता है जो कि बताता है कि आपने करेंटली 20,000 युआन खर्च किए हैं, इसी वजह से आपको 12 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। पीटर बोल रहा होता है वैसे अगर देखा है तो पैसे मैंने खर्च नहीं करे बल्कि मेरे मेडिकल बिल्स को ना मिस्टर थॉमस ने पे किया है, लेकिन इसको भी सिस्टम मेरी तरफ से पैसा खर्च करने में काउंट करा है। इसका मतलब मैं जितने दिन हॉस्पिटल में रहूंगा ना मेरा बेनिफिट्स उतना ही बढ़ता जाएगा। तभी वहाँ पे आते हुए मैरी बोल रही होती है पीटर तुम कैसे हो। पीटर बोल रहा होता है तुम्हें बार बार मेरे पास आके परेशान होने की जरूरत नहीं। मैरी बोल रही होती है अगर तुम मेरे लिए कोई अजनबी होते ना तो शायद से मैं नहीं आती, पर अब तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त बन चुके हो और मेरे दोस्त को देखने ना आना इस चीज की गवाही मेरा दिल नहीं देगा। पीटर बोल रहा होता है अगर तुमने ये बात थॉमस के सामने कही होती ना तो वो मेरे को फिर से पीट देता। मैरी चैन बोल रही होती है ये लो अपने ग्लासेस, पिछली बार मैं साथ में नहीं थी इसी वजह से वो तुम्हारे ऊपर हाथ उठा पाया, पर हमें दोस्त के ऊपर वो तो क्या कोई भी हाथ नहीं उठा सकता। पीटर सोच रहा होता है लास्ट लाइफ के अंदर मैरी की ना एक बहुत अच्छी फैमिली में शादी हुई थी और उस टाइम पे मेरी मैरी से ना बहुत ही कम इंटरेक्शन थी। सच कहूँ तो एक ऐसी लड़की जो कि खूबसूरत भी हो और अच्छी पर्सनैलिटी की भी, ऐसी लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और उस थॉमस की बेवकूफी के चक्कर में ये लड़की मेरे इतने क्लोज आ चुकी है। मैरी बोल रही होती है तुमसे मिलने के लिए ना मेरे डैड आएंगे और अब जल्दी कुछ दिनों में तुम डिस्चार्ज भी हो जाओगे, कैसा रहा कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो। ये बोलते वो दोनों अपने नंबर को एक्सचेंज कर लेते हैं।
तभी जो मैरी के पेरेंट्स होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और थॉमस के डैड लगातार हमारे पीटर को घूर रहे होते हैं। पीटर सोच रहा होता है आखिर मेरे को घूर क्यों रहे हैं, कुछ करने वाले हैं क्या। तभी थॉमस के डैड झुकते हुए बोल रहे होते, यंग मैन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं उस गधे का डैड हूँ जिसने कि तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है। पक्का से मेरी परवरिश में ना कोई कमी रह गई जिसकी वजह से मेरा बेटा इतना बेकार निकल गया, पर आज मैं और उसकी मॉम ना तुमसे उसकी गलती के लिए माफी मांगने के लिए आए हैं। पीटर बोल रहा होते, अंकल मैं आपसे छोटा हूँ, प्लीज आप मेरे सामने मत झुकिए। तभी पीटर को बैठाते हुए अंकल थॉमस बोल रहे होते, बेटा प्लीज उठो मत, तुम्हारी इंजरीज ना काफी सीरियस है, अगर तुम हिलोगे तो तुम्हें बहुत ही पेन फील होगा। वही मिसेस थॉमस बोल रही होती है, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि हमारा बेटा इतना घटिया काम कर सकता है, पर गलतियाँ तो बच्चे ही करते हैं ना, उसकी गलती के लिए हम कंपनसेट करने के लिए तैयार है। एक्टिंग करते हुए पीटर बोल रहा होता है, पूरी गलती थॉमस की नहीं थी, हाँ जो उसने मेरे ऊपर पहला अटैक किया था ना वो बेकार में किया था, पर मैंने उस टाइम पे चिढ़ के ना उसको लूजर बोल दिया था, इसी वजह से उसने मेरे को और भी काफी पीटा। अंकल थॉमस बोल रहे होते, तो तुमने सही तो बोला, उसने लूजर वाली हरकतें ही करी है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं उसकी गलतियों के लिए ना तुम्हें इस तरीके से कंपनसेट करूंगा। क्या कंपनसेशन के तौर पे 8 लाख युआन काफी रहेंगे क्या। पीटर सोच रहा होते, क्या 8 लाख युआन, इसके साथ में तो मैं काफी सारे एक्सपीरियंस कमा सकता हूँ और इसको खर्च करते हुए अपने एट्रीब्यूट्स को भी काफी इंक्रीज कर सकता हूँ। थॉमस के डैड बोल रहे होते, क्या हुआ, मैंने कुछ कम बोल दिया क्या, अगर तुम्हें और भी चाहिए होगा तो तुम बोल दो, हमें बढ़ाने में ना कोई भी दिक्कत नहीं। पीटर सोच रहा होता है, मिस्टर थॉमस एक बहुत ही अमीर और रईस बिजनेसमैन, जब बात इनके इकलौते बेटे के ऊपर आएगी ना तब ये कितना भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे मेरी चैन का दिल भी जीतना है, इसी वजह से एक डिसेंट बनने के तौर पे मेरे को जो भी कुछ दे रहे हैं मैं ले लूंगा। पीटर बोल रहा होता है, अंकल थॉमस आपने ऑलरेडी एक बहुत ही कमाल का अमाउंट ऑफर किया है, मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ, मुझे ना इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आपको पता है कब से मेरी मेरे को बोल रही थी कि जब अंकल थॉमस यहाँ पे आएंगे तो मेरे को गलतियों के लिए कॉम्पनसेट कर देंगे, और सच में आपने वो कर भी दिया, पर हाँ यहाँ पे एक दिक्कत है। घबराते हुए अंकल थॉमस बोल रहे होते, क्या दिक्कत है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। पीटर बोल रहा होता है, अंकल थॉमस जिंदगी में ना हर एक चीज पहले से सॉल्व नहीं होता, आप एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हो जो कि अपने बेटे की गलतियों के लिए भी हंसते हंसते कंपनसेट करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आपने एक बार अपने बेटे के बारे में सोचा क्या। अच्छी बात है कि मेरे को चोट नहीं लगी, लेकिन क्या पता कल वो किसी को जान से मार दे, अगर उसने इतनी बड़ी गलती कर दी तो अपनी लाइफ को बर्बाद कर देगा, और हाँ आप इतनी बड़ी गलती के लिए ना किसी को भी कंपनसेट नहीं कर पाओगे, मैं उसी के भले के लिए आपको बोल रहा हूँ कि आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अंकल थॉमस बोल रहे होते, हाँ बच्चे तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि वो इंसान तो क्या चीटी को भी मारने की हिम्मत नहीं करेगा। पीटर बोल रहा होता है, सच कहूँ तो ये वो पैसे नहीं जिसकी वजह से मैं केस को वापस ले रहा हूँ, ये आपकी फैमिली का अच्छा बिहेवियर है इसकी वजह से मैं अपने केस को वापस ले लूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्लियर वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर फिर से थॉमस ने लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ किया है, ऐसा करने के बारे में सोचा भी ना, तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। रोते हुए थॉमस के डैड बोल रहे होते, मैं समझ गया पीटर, जैसे ही वो गधे का बच्चा बाहर निकलेगा मैं सबसे पहले उसको तुम्हारे पास ही लेके आऊंगा और मेक श्योर करूंगा कि वो पूरे दिल से तुम्हारे सामने झुके माफी मांगे। तभी मिसेस थॉमस बोल रही होती है, हमें चलना चाहिए, हम पीटर को परेशान कर रहे हैं। बाहर आने के बाद में मिस्टर थॉमस बोल रहे होते, ब्रदर चल मेरे को माफ कर दो, मेरे बेवकूफ बेटे की वजह से यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत हो गई, सिर्फ और सिर्फ उसको इस एक बार के लिए माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ कि कभी भी मेरी चैन को ना मेरे बेटे की वजह से दिक्कत नहीं आएगी, प्लीज तुम इस इंसिडेंट की वजह से ना फैमिलीज के बीच में कोई भी दूरियां लेके मत आना, दोनों फैमिली सालों से बहुत अच्छी दोस्त है, उस दोस्ती के ऊपर ना आश आनी चाहिए। अंकल चैन बोल रहे होते, इतनी छोटी चीज ना दोनों फैमिली के बीच में दरार लेकर नहीं आ सकती। साथ ही अंकल चैन सोच रहे होते, अगर मेरी चैन को एक भी खरोच आ गई होती ना तो मैं उस कमीने थॉमस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, फैमिलीज तो बाद में आती है, मेरे लिए सबसे पहले में मेरी चैन है। फिर अंकल चैन बोल रहे होते, सभी लोग यहाँ पे जल्दबाजी में आए हैं तो सभी लोग काफी ज्यादा थक गए होंगे, हम लोग को अब घर चलना चाहिए। मिस्टर थॉमस बोल रहे होते, ब्रदर यहाँ पे आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अंकल चैन बोल रहे होते, मैरी क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। मैरी बोल रही होती है, डैड वो जो कमीना थॉमस है ना वो बहुत ही बेकार इंसान है, आखिर वो बिना किसी बात के किसी के साथ में इतना गलत कैसे कर सकता है। अंकल चैन बोल रहे होते हैं, बहुत ही खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, टेंशन मत लो, वो कमीना थॉमस तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगा। मैं तो ये बात जान के बहुत ही शौक था कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए उस कमीना थॉमस को भेजा था, अगर उन्होंने ये बात नहीं कही होती ना तो मैं उस कमीना थॉमस के खड़े खड़ी कर देता। मैरी बोल रही होती है, मॉम से तो मैं इस चीज के बारे में बात कर लूंगी, कभी कभी मेरे को समझ में नहीं आता कि आखिर जो बड़ी फैमिली के यंग मास्टर होते हैं वो इतने बेकार कैसे होते हैं। अगर ये जो थॉमस या पीटर का आधा भी समझदार होता ना तो शायद से मैं इसको पसंद कर लेती, पर पीटर के मुकाबले वो 10% भी डिसेंट नहीं। अंकल चैन बोल रहे होते, लगता है कि तुम्हें पीटर बहुत ही पसंद है, आखिर 24 घंटे के अंदर उस बंदे ने मेरी बेटे के ऊपर ऐसा भी क्या कमाल कर दिया। मैरी चैन बोल रही होती है, डैड ये 24 घंटे की बात नहीं है, हम दोनों ना सेम ही स्कूल से है, और देखा तो पीटर मेरी वजह से ही तो मार खाया। जब मैंने पीटर से बात करी ना तो मेरे को बहुत अच्छा इंसान लगा। वैसे आपका पीटर के बारे में क्या सोचना है। अंकल चैन बोल रहे होते, हाँ वो बात तो बहुत समझदारी से कर रहा था, पर तुम्हें पता है मेरी
जो लोग बहुत ही समझदार होते हैं ना, उन लोगों की एक दिक्कत होती है। वो लड़का पीटर ना अभी से ही बहुत ही समझदार है। इस एज में 100 में से भी कोई मुश्किल से एक मिलता है जो कि पीटर की तरह होता है। मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूँ कि जिंदगी में ये बच्चा ना बहुत अच्छा करेगा, लेकिन आगे बढ़ने के चक्कर में अपनी फीलिंग्स को बहुत ही साइड करेगा। अगर तुम उसके फ्यूचर के बारे में बात कर रही हो तो मेरे को उसके फ्यूचर पे ना बहुत ही भरोसा है। मैरी बोलती है, डैडा तो पीटर के बारे में बहुत ही हाईली सोचते हो, आपको क्या पीटर इतना पसंद आया क्या? अंकल चैन बोल रहे होते उस बच्चे में ना बात ही कुछ ऐसी है। पर मैरी, मैं तुम्हें क्लियरली बोल रहा हूँ कि तुम्हें अभी किसी भी टाइप की रिलेशनशिप में नहीं आना। अच्छे से पढ़ाई करो और करियर के ऊपर ध्यान दो। साथ ही अंकल चैन सोच रहे होते, मेरी प्यारी मैरी, तुम एक बहुत ही भोली सी अंजल हो जिसका ख्याल तुम्हारे डैड से बेहतर और कोई रख सकता। जब तक मुझे कोई खुद से बेहतर नहीं मिल जाता मैं उसके लिए अप्रूव नहीं करूंगा। वही मैरी चैन बोल रही होती है, डैडा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अभी किसी को भी डेट नहीं करने वाली। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं पीटर को जो कि अपने पॉइंट्स देख रहा होता है। पीटर सोच रहा होता है, मैं जितने ही पैसे खुद के ऊपर खर्च करता हूँ वो सारे के सारे एक्सपीरियंस पॉइंट बन जाते हैं, लेकिन पॉइंट्स मिलने की एक शर्त है। अभी तक मेरे ऊपर 38,000 युवान का मेडिकल खर्च हुआ है, जिसके बदले में मेरे को एक्सपीरियंस पॉइंट मिल चुके हैं। पर अंकल थॉमस ने मेरे को बताया था कि उन्होंने एक्स्ट्रा में 2 लाख युवान पे कर रखे हैं, जिससे कि अगर मेरे को कभी भी कोई मेडिकल दिक्कत आती है ना तो वो उस पैसे में कवर हो जाएंगे। पर एक तरीके से वो पैसे मेरे पास में एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, मैंने उनका यूज नहीं करा, इसी वजह से सिस्टम ने मेरे को उसके बदले में कोई पॉइंट्स नहीं दिया। वैसे अगर देखा है तो मैंने एक्सपीरियंस पॉइंट को किस चीज में यूज कर सकता हूँ। फिलहाल तो मेरे पास में काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स है, पर समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे यूज करूँ। एक सेकेंड रुको, मेरे फेस के ऊपर ना काफी सारे स्केच आ रखे हैं और मेरा एक दांत भी टूट गया था। देखते हैं कि क्या इस सिस्टम का यूज करते हुए अपने लुक्स को बेहतर कर सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं सबसे पहले अपने आंखों को ठीक करवाऊंगा। मेरे चश्मे की वजह से मेरे को लाइफ में काफी सारी दिक्कतें आई है। एक बार एक कुत्ते को वॉक पे लेके जा रहे अंकल को देखते हुए मैंने बोला था कि आपका ग्रैंडसन ना बहुत ही क्यूट है, और इस बात से वो मुझसे इतना नाराज हो गए थे कि उन्होंने जिंदगी में ना कभी मुझसे बात नहीं करी। ऊपर से मेरे को क्लास में ना बचपन से एक निकनेम मिला हुआ है जो कि है चश्मेश। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने कॉलेज लाइफ में ना इस नाम को कंटिन्यू करूँ। सिस्टम मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रहा हूँ, देखते हैं कि मैं अपने आँख को ठीक कर सकता हूँ कि नहीं। तभी सिस्टम बताता है कि आपकी आँख को ठीक कर दिया गया है, अब आपकी आंखें बाकी लोगों की तरह बिल्कुल हेल्दी है। पीटर सोच रहा होता है वक्त आ चुका है सिस्टम की पावर को चेक करने का। ये बोलते हुए अपने चश्मा उतारते हुए खुद को देखने लगता है। पीटर सोच रहा होता है, पहली बार देख रहा हूँ कि आखिर मेरी आंखें ना बिना चश्मे के दिखती कैसी है, और सच कहूँ तो ये दिखने में ना बहुत ही कमाल की है। सिर्फ चश्मे को उतारने की वजह से मेरे लुक्स काफी अच्छे हो गए हैं, और अब मैं अपने लुक्स को 3 पॉइंट से बढ़ा रहा हूँ। लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपके लुक्स अच्छे होंगे तो लोगों को इन्फ्लुएंस करना काफी आसान होगा। अभी पीटर ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसके फोन के ऊपर मैरी चैन का मैसेज आता है। मैरी बोल रही होती है, मैं खाना खा रही थी, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ क्या? पीटर बोल रहा होता है, मेरे दांत तो टूटे हुए हैं ना, आखिर मैं खाना कैसे खाऊंगा? हाँ, अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ लेके आना है ना तो एक काम करना, कोई बुक लेके आ जाना। मैरी बोल रही होती है, तुम्हारे दांत के बारे में तो मैं भूल ही गई थी, टेंशन मतलब मैं बुक लेके आ जाऊंगी। वही उन लोगों को बात करते हुए देख के अंकल चैन सोच रहे होते हैं, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो बुरा हो रहा है। अगले दिन जो मैरी होती है हमारे पीटर के लिए बुक लेके आ गई होती है, और ऐसे लगातार 2 दिन तक मैरी पीटर से मिलने के लिए आती रहती है। तभी 5वें दिन थॉमस पीटर से माफी मांगने के लिए आता है। थॉमस बोल रहा होता है, प्लीज ब्रदर मेरे को माफ कर दो, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। पीटर बोल रहा होता है, तुम्हें मैं कभी भी माफ नहीं करता, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स की अच्छाई को देखते हुए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगली बार से ना कभी ऐसी गलती मत करना। फिर जो हमारा पीटर होता है वो अपने 8 लाख युवान ले लेता है। पीटर सोच रहा होता है, मेरे पास में इतने पॉइंट्स है कि मैं अपने सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को काफी बढ़ा सकता हूँ। देखा है तो सिर्फ और सिर्फ इस 1 महीने के अंदर मेरे ऊपर पूरे के पूरे 500 मिलियन युवान खर्च हो चुके हैं। पर अब मैं पैसों को ना इतना एमलेसली खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरे ऊपर खर्च करने के लिए कोई अंकल थॉमस नहीं आने वाले। वैसे ड्रीम सिटी के अंदर ना 1 मिलियन के अंदर मैं घर खरीद सकता हूँ, लेकिन उसके बाद में मेरी जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी पीटर ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उससे मिलने के लिए मैरी चैन उसके डेरा आते हैं। अंकल चैन बोल रहे होते हैं, देखा तो तुम्हारे ऊपर कुछ दिक्कतें ना मैरी चैन की वजह से आई थी, इसी वजह से माफी के तौर पे मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट दे रहा हूँ। पीटर बोल रहा होता है, अंकल मैं आपसे पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। थॉमस की बेवकूफी की वजह से जितना मुझे दिक्कतें आई है उतना मेरी को भी तो आई है ना, और मेरी की कोई गलती नहीं थी, इसी वजह से मेरी की तरफ से कोई भी कंपनसेशन नहीं बनता। सिर्फ और सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि उसकी जगह पे यहाँ पे कोई और भी होता ना तो भी मैं उसके लिए सेम बात बोलता। अंकल चैन बोल रहे होते, हर बार जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ ना तुम मेरा दिल जीत लेते हो। अगर तुम्हारा कभी भी ड्रीम सिटी आना हो तो एक बार मेरे घर पे जरूर आना। वैसे पीटर जितने तुम समझदार हो, तुम्हारे ग्रेड्स तो काफी अच्छे आए होंगे। अगर तुम और मेरी सेम कॉलेज में होगे ना तो इससे मेरी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। मैरी बोल रही होती है, मैं संघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हूँ।
पीटर आखिर तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में हो? तभी पीटर बोल रहा होता है मेरी यूनिवर्सिटी ना कोई इतनी कमाल की नहीं है, मैं एक थर्ड टाइप की यूनिवर्सिटी में हूँ। शॉक्ड होते हुए मेरी बोल रही होती है क्या एक थर्ड टाइप की यूनिवर्सिटी? पीटर बोल रहा होता है अपने हाई स्कूल में ना मैंने अपनी पढ़ाई के ऊपर तो ध्यान नहीं दिया और यही रीजन है कि मेरे मार्क्स काफी कम हो गए। जब मेरे मार्क्स कम आए तब मेरे को जाके रियलाइज हुआ कि मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉलेज के अंदर बहुत ही मेहनत करूंगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि सही रास्ते को चुनने के लिए कोई सही वक्त नहीं होता, जब आप सही रास्ते पे चल जाओ वही सही वक्त होता है। अंकल चैन बोल रहे होते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम चाहो तो अभी से भी अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हो और मुझे भरोसा है कि तुम ये करोगे। फिर जो अंकल चैन और मैरी होते वहाँ जाने लगते हैं। वहीं पीटर बोल रहा होता है वक्त आ चुका है खुद को पावरफुल बनाने का। मैं चाहता हूँ कि जब मैं अगली बार मैरी से मिलूं तो मैं काफी अच्छा इंसान बन चुका हूँ। फिर हमारे पीटर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। पीटर सोच रहा होता है आने वाले 10 सालों में हमारी कंट्री काफी चेंज हो जाएगी और सबसे ज्यादा जो बदलने वाला है वो है घरों के प्राइजेस। आज जो 1 मिलियन का है कल को वो 20 मिलियन में बिकेगा। जितना प्रॉपर्टी वाले बंदे कमाएंगे ना उतना तो कोई भी नहीं कमा पाएगा। और अब जबकि मेरे पास में पैसे है तो सबसे पहले पैसे को बढ़ाने के लिए मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा। फिर जो हमारा पीटर होता है वो एक हाउसिंग कंपनी आ गया होता है। पीटर बोलते हैं एक छोटा घर जो कि लास्ट 10 सालों में ही बना हो और वो स्कूल के पास होना चाहिए। अगर आपके पास में ऐसा कोई घर हो तो मैं उसके लिए कैश में पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। तभी एजेंट बोलती है हमारे पास में ऐसे काफी सारे घर है, आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। वही घर को सिलेक्ट करते हुए पीटर बोल रहा होते तो काफी सस्ता है। मेरे लास्ट लाइफ के अंदर मेरे पेरेंट्स मेरे लिए पैसे जोड़ रहे थे लेकिन फिर वो मेरे लिए घर नहीं खरीद पाए और मैंने यहाँ पे इतने कम पैसों में घर खरीद लिया। मैं इस घर को ना हाईएस्ट प्रॉफिट में बेचूंगा। आगे जो हमारा पीटर होता है वो रहने के लिए एक होटल में आ गया होता है। पीटर बोल रहा होता है पैसों को खर्च करने के लिए मैं जिंदगी में पहली बार डीलक्स रूम में आया हूँ। आज तक मैंने होटल के सबसे सस्ते कमरों को बुक किया था। ऐसे कमरे में आके लग रहा है जैसे कि मैं हेवंस में आ गया। देखा है तो इतना खर्चा करने के बाद में मेरे पास में काफी सारे पॉइंट्स आ चुके हैं और अब वक्त आ चुका है इन पॉइंट्स का यूज करते हुए खुद को और बेहतर बनाने का। तो अभी वो नोटिस करता है कि उसका एक दांत टूटा हुआ है। पीटर बोल रहा होता है सिस्टम फटाफट से मेरे दांत को ठीक कर दो। सिस्टम बोल रहा होता है अभी आपके पास में इतने पॉइंट्स नहीं कि हम आपके दांत को ठीक कर सके। पीटर देखते हैं कि उसके पास में सिर्फ और सिर्फ 69 पॉइंट्स है और एक दांत को रिप्लेस करने में इससे ज्यादा पॉइंट्स लगेंगे। अभी इन पॉइंट्स का यूज करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज, एट्रीब्यूट और लुक्स को बढ़ा सकता है। पीटर बोल रहा होता है बाकी चीजों में इन्वेस्ट करने का ना कोई फायदा नहीं। एक काम कर तो अपने नॉलेज को ना काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता हूँ, इससे मेरे ग्रेड्स काफी बेहतर हो जाएंगे और मेरे को मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तभी जो पीटर की पूरी बॉडी होती है वो चमकना स्टार्ट कर देती है। पीटर सोच रहा होता है क्या ये है नॉलेज की पावर? मेरा जो दिमाग है ना मेरे को काफी ज्यादा क्लियर लग रहा है और अब मैं पहले के मुकाबले काफी स्पीड से सोच पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो सारी की सारी थ्योरी जो कि आज तक मेरे दिमाग के ऊपर जाती थी ना वो सारे के सारे मेरे दिमाग में बैठ रही है। लेकिन तभी पीटर के दिमाग में काफी सारी नॉलेज भरने लगती है जिसकी वजह से पीटर बेहोश जाता है। आंखें खोलते हुए पीटर बोल रहा होता है क्या मैं जिंदा हूँ? एक सेकंड रुको, मैं तो टाइम पीछे आया था ना। लगता है कि मैंने एक ही बार में काफी सारी नॉलेज को इंक्रीज कर दिया, इसी वजह से मेरा दिमाग और मेरी बॉडी इसको हैंडल नहीं कर पाई। ये बिल्कुल ऐसे कि अगर हम लोग ज्यादा खाना खा लेना तो हमारा पेट खराब हो जाता है। इसी वजह से मुझे अपने पॉइंट्स को संभल के यूज करना होगा। तभी सिस्टम बता रहा होता है आपके नॉलेज के इंक्रीज करने की वजह से आपकी अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, लिटरेचर सभी के सभी लेवल 3 पहुंच चुके हैं। पीटर सोच रहा होता है लोग भले ही बोलते हैं कि नॉलेज बेकार होती है पर रियलिटी तो ये है कि आपकी नॉलेज आपके सोचने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। अपनी नॉलेज के साथ में अब मैं किसी को भी इजीली इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ और आने वाले 4-5 सालों में मैं इस सोसाइटी का एलिट मेंबर बन सकता हूँ। अभी पीटर सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसके फोन के ऊपर यूनिवर्सिटी से कॉल आता है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है आपने ऑलरेडी 15 दिन की लीव ले रखी है, आज आखिरी दिन है। अगर आपने आज एडमिशन नहीं लिया तो आपको पूरे के पूरे 1 साल तक बैठना होगा। तो इसी वजह से अगर आपको अपना साल खराब ना करना हो तो फटाफट से यहाँ पे आइए। पीटर बोल रहा होता है मेरी तबीयत खराब थी इसी वजह से मैंने छुट्टी ले रखी थी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी यूनिवर्सिटी आके सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करा दूंगा। तभी सिस्टम पीटर को बताता है आपको एक नया फीचर मिला है, अब से आप जब भी पैसे खर्च करोगे तो आपको छोटा सा गिफ्ट दिया जाएगा और अभी आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गिफ्ट ना कितना कमाल का होगा। पीटर बोल रहा होता है अभी मेरे लिए ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे को कॉलेज जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं अपने पॉइंट्स को अपने लुक्स के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। आगे हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। पीटर को देखते हुए सारी लड़कियां बोल रही होती है लड़का कितना लंबा और कितना हैंडसम है ना, क्या ये कोई नया स्टूडेंट है? हम लोगों ने इतना हैंडसम बंदा इस यूनिवर्सिटी में आज से पहले कभी नहीं देखा। वही पीटर बोल रहा होता है मेरी प्यारी यूनिवर्सिटी में वापस आ गया, पर इस बार मैं यहाँ पे आया हूँ एक लूजर बन के नहीं बल्कि एक जीनियस बन के। मैंने अपने घर पे बैठ के अपने ज्यादातर पॉइंट्स को ना अपने चेहरे और अपनी बॉडी को बेहतर बनाने में लगाए थे और इन लोगों के रिएक्शन देख के लग रहा है कि मेरे पॉइंट्स ना बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। मेरा सोचना बिल्कुल सही था, भले ही लोग बोले कि लुक्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करता लेकिन लुक से फर्क पड़ता है। आगे जो हमारा पीटर होता है वो एडमिशन ऑफिस आ गया होता है। पीटर बोल रहा होता है मिस्टर ल्यू मैं पीटर कार्टर हूँ बीबीए क्लास से। टीचर ल्यू बोल रहे होते तुमने अच्छा किया कि तुम आज यहाँ पे आ गए, अगर आज यहाँ पे नहीं आए होते ना तो तुम्हारा कल यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाता।
पीटर बोल रहा होता है वो क्या है कि मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में एडमिट था और रिकवर होते मैं सबसे पहले यहाँ पे आया हूँ। पीटर की रिपोर्ट को देखते हुए टीचर ल्यू बोल रहे होते तुम तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। टेंशन मतलब मैं तुम्हारे सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन को संभालूंगा। क्या तुम एडमिशन फीस लेके आए हो? पीटर बोल रहा होता है हाँ मैं सब कुछ लेके आया हूँ। पीटर सोच रहा होता है मेरी लास्ट लाइफ के अंदर ये बंदा ना कुछ खास अच्छा बंदा नहीं था, लेकिन अगर तुम इसे दिक्कतें खड़ी नहीं करे तो तुम्हारे लिए कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं करेगा। ऊपर से इसे डील करना भी ना बहुत ही आसान है। पीटर बोल रहा होते है वैसे प्रोफेसर क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी डोमेट्री कैसी है? टीचर ल्यू बोल रहे होते तुम्हारी जो डोमेट्री है ना वो बहुत ही अच्छी जगह पे है। ज्यादा नहीं सिर्फ और सिर्फ एक कमरे को ना 8 ही बंदे शेयर करे हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तुम आराम से रह लोगे। तभी जो पीटर होता है वो टीचर ल्यू को गिफ्ट देने लगता है। पीटर बोल रहा होता है डॉक्टर ने मेरे को शांत जगह पे रेस्ट करने के लिए बोला है। 8 बंदों वाले कमरे में ना मेरे को शांति नहीं मिलेगी, तो अगर आप मेरे लिए एक अच्छी डोमेट्री का इंतजाम करवा देते तो काफी अच्छा रहता। टीचर ल्यू बोल रहे होते ठीक है मैं इस चीज में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हें ऐसी डोमेट्री मिलेगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 लोग होंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें ना थोड़ा सा हायर प्राइस पे करना होगा। पीटर सोच रहा होता है मेरे लास्ट लाइफ के अंदर मेरे को जिन 8 बंदों के साथ में कमरा मिला था वो सारे के सारे बंदे काफी डेंजरस थे, क्योंकि ये एक 3rd टायर की यूनिवर्सिटी है। इसी वजह से बंदे बिना 3rd ग्रेड के ही आते हैं और उन्हीं 3rd ग्रेड के बंदों की वजह से मेरी कॉलेज लाइफ पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसी वजह से मेरे को 8 बंदों वाली डोमेट्री तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तभी अपने कार्ड को निकालते हुए पीटर बोल रहा होता है शांति के लिए मैं कितनी प्राइस को पे कर सकता हूँ, आप बस प्राइस बताइए, मेरे को पे करने में कोई भी दिक्कत नहीं। फिर अपनी डोमेट्री में आके पीटर मेरी चैन को मैसेज करता है। मैरी बोल रही होती है तुम्हारी डोमेट्री तो काफी अच्छी है, वैसे मैं अपने दोस्तों के साथ में डिनर करने के लिए जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। पीटर सोच रहा होता है मैंने ड्रीम सिटी के अंदर 2 छोटे अपार्टमेंट्स ले लिए हैं और उन दोनों के दोनों अपार्टमेंट्स को रेंट पे चढ़ा दिया है। विंटर वेकेशन तक ना मेरे पास में उनकी रेंट की वजह से काफी सारे अच्छे पैसे आ जाएंगे और फिर उनका यूज करते हुए अपने नॉलेज और अपने अपीयरेंस को अब बेहतर बढ़ा पाऊंगा। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं मॉम में इसे फिर से मिलूंगा तो मैं उन लोगों को कैसे बताऊंगा कि मैं इतना हैंडसम कैसे हो गया। वैसे अभी भी मेरे पास में ना 40,000 युआन बचे हुए हैं, मेरे को चल के अपने लिए कुछ काम की चीजें खरीद लेनी चाहिए। जब पीटर शॉपिंग कर ही रहा होता है तभी उसकी नजर एक बुक बेचने वाले बंदे के ऊपर पड़ती है। पीटर उसे बोलता है आखिर ये बुक कितने की होगी? वो बंदा बताता है इसकी कीमत 168 युआन है। पीटर सोच रहा होता है इस बंदे का नाम जियालू है। मुझे इसी तरीके से याद है कि इस बंदे की फैमिली की कंडीशन ना भी बहुत ही खराब चल रही है, इसी वजह से अपनी ट्यूशन फीस का इंतजाम ये बुक्स बेच के करता है। पीटर बोल रहा होता है ये एक सेकंड हैंड बुक है, फिर भी तुम इसके ओरिजिनल प्राइस में इसको बेच रहे हो। जियालू बोल रहा होता है तो फिर ठीक है तुम इसके 100 युआन दे देना, साथ ही मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे ना एक बहुत ही कमाल की मैगजीन दे रहा हूँ। पीटर बोल रहा होता है नहीं नहीं ये सब कुछ तुम्हारे पास रखो, मुझे बस ये बुक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तभी सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपने एक बुक खरीदी है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। इस बुक का नाम है सेल्फ कल्टिवेटर। पीटर सोच रहा होता है मैंने तो यहाँ पे एक बेकार से बुक खरीदी थी, पर मुझे उसकी वजह से गिफ्ट के तौर पे एक बहुत ही कमाल की चीज मिल गई। वैसे अगर देखा है तो एक वक्त आएगा जब मैं अपने पॉइंट्स का यूज करते हुए डेवलप नहीं कर पाऊंगा, तब ऐसी बुक ही होंगी जो कि मेरे नॉलेज और मेरी पावर को बढ़ाने में मेरी हेल्प करेंगी। सच में सिस्टम तुम बहुत ही कमाल के हो, तुमने मेरे को बहुत ही कमाल की चीज दी है। वही पीटर को देखते हुए जियालू बोल रहा होता है बता कि तुम ये क्या कर रहे हो। आगे जो हमारा पीटर होता है वो अपनी क्लास में आ गया होता है। टीचर बोल रहे होते हैं सभी लोग शांत हो जाओ, आज हमारी क्लास का लास्ट स्टूडेंट भी आ चुका है। पीटर सभी लोगों को खुद से इंट्रोड्यूस करो। पीटर सोच रहा होता है मेरी लास्ट लाइफ के अंदर भी मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया था, पर उस टाइम पे मैं इतना घबराया हुआ था कि मैंने खुद का नाम पीटर प्यार कर बता दिया था, जिसकी वजह से मेरे ऊपर पूरी की पूरी क्लास ने हंसा था। पर अब मैं वो पीटर कार्टर नहीं रहा, मुझे अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर बहुत ही घमंड है और मैं यहाँ पे एक ऐसी स्पीच दूंगा जो कि सभी लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। पीटर बोल रहा होता है तुम सभी लोगों को हेलो, मेरा नाम है पीटर कार्टर और मैं यहाँ पे सपनों के शहर ड्रीम सिटी से आया हूँ। एक इंजरी की वजह से मैं तुम लोगों से 15 दिन पहले नहीं मिल पाया। अफसोस की बात तो ये है कि इतनी प्यारी लड़कियों से मिलने में मैं 15 दिन लेट हो गया, पर कोई बात नहीं, फ्यूचर में उस चीज का भरपाया हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लोग बिजनेस को इस तरीके से समझेंगे और साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। तभी एक बंदा बोल रहा होता है देखो इस बंदे को कितनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। तभी पीछे से लड़कियां बोल रही होती है ये तुमसे ना बहुत ही बेहतर है, तुम तो अपना नाम भी सही तरीके से नहीं बोल पाए थे और ये कितना कॉन्फिडेंटली और इस तरीके से अपनी बातों को बोल पा रहा है। अभी तक हमारी क्लास में जितने भी लड़के थे ना वो सारे के सारे ही कचरा थे। फाइनली हमारी क्लास में कोई अच्छा बंदा आया। वहीं ताली बजाते हुए टीचर बोल रहे होते पीटर तुम्हारे ख्याल ना बहुत ही अच्छे है, तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सभी के आगे बढ़ने की बात कर रहे हो। वहीं एक रेड हेयर वाली लड़की बोल रही होती है टीना आखिर तुम्हारा इस बंदे के बारे में क्या सोचना है, देखो ना ये कितना हैंडसम और कितना अच्छा है। पीटर बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे 2 बात जानी थी, सबसे पहले कि हमारी क्लास मॉनिटर कौन है, क्लास के बाद में ना तुम मेरे पास आ जाना ताकि मैं क्लास के बारे में तुमसे जान सकूं, और दूसरी चीज ये कि मैं तो बहुत ही दिल फेंक इंसान हूँ,
अगर किसी भी खूबसूरत लड़की को मेरा दिल चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसमें जगह की बिल्कुल भी कमी नहीं, मैं कितनी भी लड़कियों को इसके अंदर भर सकता हूँ। चिढ़ते हुए बाकी सारे बंदे बोल रहे होते। इसकी बातों को सुन के ना सारी की सारी लड़कियां शर्मा रही है। ये बस हम लोगों से थोड़ा सा दिखने में बेहतर है, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ी सी बातें अच्छी कर लेता है। इसके अलावा इसके पास में हमसे बेहतर क्या ही है। अभी ये यहाँ पे इतना बन रहा है, जब ये 8 बंदे वाले कमरे में आएगा ना तब इसकी पूरी की पूरी हेकड़ी निकल जाएगी। वहाँ पे मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इसको सोने के लिए बिस्तर भी नहीं मिलेगा, इसको जमीन पे सोना होगा। पीटर सोच रहा होता है ये दोनों जिनकी जल रही है ये है लुल्लू और डंडू। मेरी लास्ट लाइफ के अंदर हम दोनों सेम रूम में थे और उस टाइम भी पता नहीं क्यों इन लोगों ने मेरे को बहुत ही परेशान किया था। अब जबकि मैं इतना चेंज हो चुका, इसके बावजूद भी इन लोगों की मेरे से इतनी जल रही है। पर सच कहो तो अब ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब मैं इन लोगों को बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता। तभी वहाँ पे सारी की सारी लड़कियाँ हमारे पीटर को घेर लेती है। सारी लड़कियाँ बोल रही होती है क्या तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे? मैं हूँ तुम्हारी क्लास मॉनिटर ल्यूटीना। सबसे पहले क्लास की जितनी भी फीस होगी वो मैं कलेक्ट करूंगी और दूसरा मेरा ये काम है कि मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड भी करूंगी। पीटर सोच रहा होता है हमारे कैंपस की नंबर 1 गॉडेस। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में ऐसी कोई भी नहीं थी जो कि टीना को पार कर सके, ना ही ब्यूटी में और ना ही पढ़ाई में। मेरी लास्ट लाइफ के अंदर मैं इसके हाथों से बहुत ही बुरी तरीके से बेवकूफ बना था, पर लगता है कि इस बार ना ये वो सब कुछ करने का ट्राई नहीं करेगी। टीना बोल रही होती है अगर तुम सभी को अपने 2 चीजों के बारे में बता सकते हो तो क्या मैं नहीं बता सकती क्या? पीटर बोल रहा होता है तुम्हारी ये अंदाजा मेरे को बहुत ही पसंद आई, पर क्लास मॉनिटर तुम अभी इतनी भी अच्छी नहीं हो कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। शर्माते हुए टीना बोल रही होती है मैंने गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कहा भी नहीं, मैं यहाँ पे क्लास के मैटर्स की वजह से आई हूँ। पीटर बोल रहा होता है ठीक है बताओ क्या क्लास की फीस है कितनी? टीना सोच रही होती है जितना जल्दी मैं खुद को चेंज कर रही हूँ ना वैसा ये बंदा भी है, मुझे पहली बार कोई खुद की तरह मिला है। फिर पीटर से फीस कलेक्ट करते हुए जाने लगती है। तभी टीना के दोस्त उसको पकड़ते हुए बोल रही होती है टीना क्या मैं तुम्हें क्लास ग्रुप में ऐड कर दूं? वैसे ये नया लड़का बहुत ही कमाल का है ना, मेरे को तो ये बहुत ही पसंद आया। टीना बोल रही होती है अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद आया ना तो जाओ जाके इसे खुद से बात कर लो। आगे जो टीना की दोस्त होती है वो पीटर के पास में आ गई होती है। टीना की दोस्त बोल रही होती है मेरा नाम है यूयोन और मेरा होम टाउन है जियांगरेन। सच कहो तो तुम्हारी आवाज ना बहुत ही प्यारी है और तुम्हारे बात करने का तरीका मेरे को बहुत ही पसंद आया। तो मुझे अपने बारे में और भी कुछ बताओ ना। तभी जो हमारा पीटर होता है वो यूएन को इग्नोर कर देता है। शॉक्ड होते हुए यूएन सोच रही होती है इस बंदे ने मेरे को इग्नोर कर दिया, क्लास में ये पहला लड़का जिसने कि मेरे को ऐसे इग्नोर किया है। यूएन बोल रही होती है पीटर आखिर तुम कौन से ब्रांड का फोन का यूज कर रहे हो? मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। पीटर बोलता है मैं नोकिया 1100 यूज कर रहा हूँ। यूएन सोच रही होती है देखने में तो ये लग रहा था कि किसी बहुत ही बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है, पर आखिर एक यंग मास्टर इतना सस्ता फोन क्यों यूज करेगा? यूएन बोल रही होती है क्या तुम्हारे इस फोन से कुछ सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं क्या? पीटर बोल रहा होता है नहीं नहीं मैं बहुत ही गरीब हूँ। तभी खड़े होते हुए यूएन बोल रही होती है अगर तुम्हें सही तरीके से बात नहीं करनी तो बात ही मत करो, तुम बहुत ही एरोगेंटली बिहेव करते हो। वही यूएन को जाते हुए देख के पीटर सोच रहा होता है वैसे अगर मैं सच कहूँ तो मेरे को सच में तुमसे बात नहीं करनी, मेरे को तुम्हारे हाथों बेवकूफ बनने का शौक नहीं। यूएन एक ऐसी लड़की है जो किसी भी बंदे को मुंह लगा लेती है और ये सोचने की गलती मत करना कि ये अच्छी है इसी वजह से ऐसा करती है। ये हर किसी को मुंह लगाती है ताकि हर कोई इसको गिफ्ट दे सके। मेरी लास्ट लाइफ के अंदर मैंने अपनी पूरी की पूरी कॉलेज लाइफ ना सिर्फ और सिर्फ नूडल्स और सूप पे के निकाली थी और एंड में जाके मेरे को पता चला कि मैं सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बन रहा हूँ और कुछ नहीं। क्लास के सारी लड़कियां बोल रही होती है पीटर क्या हुआ, तुम्हें यूएन पसंद नहीं आई क्या? वो क्लास की सेकंड ब्यूटी है, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो क्या तुम्हें मॉनिटर पसंद है? पीटर बोल रहा होता है मैं किसी को चेहरे से जज नहीं करता, मेरा मानना है कि असली खूबसूरती दिल में होती है। तुमने बिल्कुल सच कहा, क्लास मॉनिटर ना पूरी की पूरी क्लास में सबसे खूबसूरत है, पर उसके दिल का क्या? मेरे को तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर तुम में से कोई उससे बेहतर होगा तो हो सकता है कि मेरे को तुम में से कोई पसंद आ जाए। वही क्लास मॉनिटर सोच रही होती है सच में ये बंदा ना काफी अजीब है। क्लास के बाकी सारे बंदे सिर्फ और सिर्फ मुझसे बात करने के लिए मरे जाते हैं और मैंने आगे से इसे इतनी बात कही लेकिन फिर भी ये मेरे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। मैं ये बात मानती हूँ कि ये कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये इतना एरोगेंट बनेगा। क्लास के खत्म होने के बाद में सारे के सारे बच्चे डॉर्मेट्री आ गए होते हैं और लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं ताकि वो सभी के सभी ऊपर वाले फ्लोर पे जा सके। तभी एक बंदा बोल रहा होता है पीटर आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो? हम सभी का रूम तो ऊपर है, तुम्हारा रूम भी ऊपर ही होगा। पीटर बोल रहा होता है नहीं नहीं मेरा जो रूम है ना वो नीचे वाले फ्लोर पे है, मैं सीढ़ी से भी ना काफी इजीली वहाँ पहुँच जाऊंगा। सीन चेंज होता है, मैं पीटर के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके रूममेट्स काफी इजीली बैठे होते हैं और मजे कर रहे होते हैं। पीटर को देखते हुए एक बंदा बोल रहा होता है मैंने पहले ही कहा था कि हमारे कमरे में काफी सारे बंदे नहीं होने चाहिए, अभी के अभी लड़के यहाँ से बाहर निकल जा, अगर तू दरवाजे पे 1 सेकंड और खड़ा रहा ना तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। तभी पीटर देखता है कि उस बंदे ने एक चेयर को गिरा दिया होता है। पीटर बोल रहा होता है अभी के अभी उस चेयर को उठा, मुझे गंदे कमरे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तभी वो बंदा बोल रहा होता है अगर मैं ना कह दूं तो तू क्या कर लेगा?
तभी वो चेक को उठाते हुए पीटर बोल रहा होता है, तेरा बेड कौन सा है? 3 लोग ना ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, इसका मतलब ये आखिरी बेड मेरा ही होगा। ये बोलते हुए जो हमारा पीटर होता है वो ऊपर चढ़ने लगता है। दूसरा रूममेट बोल रहा होता है, लड़का ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बाद में इसको पहचान करने में ना बड़ा ही मजा आएगा। पहला वाला लड़का बोल रहा होता है, सुबह से पहले ये लड़का ना ऐसे रोते हुए भागेगा। पहले भी इस कमरे में रुकने के लिए बहुत सारे बंदे आए, पर हम लोगों ने सभी को ऐसे भगाया ना, वैसे ही इस बंदे को भी भगा देंगे। तभी जो पीटर होता है वो कमरे के अंदर काफी लाउड म्यूजिक को बजा देता है और अपने बैग के अंदर से एक हैमर बाहर निकाल लेता है। जैसे ही रेड वाला बंदा हैमर को देखता है उसकी पूरी की पूरी फट जाती है। वही पीटर हैमर को निकाल के उन लोगों को घूर रहा होता है। कांपती आवाज में रेड वाला बंदा बोल रहा होता है, एक बार अपने ऊपर देखो। पीछे मुड़ते हुए वो बंदा बोल रहा होता है, कांप क्या रहे हो, जैसे कि तुमने कोई भूत देख लिया हो। तभी वो देखता है कि पीटर के हाथों में एक हैमर होता है। वो बंदा बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है मैं हैमर देके डर जाऊंगा क्या? फाइट बैक करना मुझे भी आता है। तभी रेड वाला बंदा बोल रहा होता है, दोस्त एक सेकंड रुको। उस बंदे के पास में ना एक क्लो हैमर है। क्लो हैमर का सिर्फ और सिर्फ एक फटका ना हमारे सर में से हमारे दिमाग को बाहर निकाल देगा। और पता है नॉर्मल लोग ना ऐसे हैमर्स नहीं रखते। इस बंदे को जैसे मैं देख रहा हूँ ना, ये बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। ये कुछ भी बोले ना चुपचाप कर देना, जिंदगी से ज्यादा प्यारा ना कुछ भी नहीं। मैंने बहुत सारे क्राइम केसेस देख रखे हैं, ऐसे बंदे अपने डॉर्मेट्री वालों को ना कुत्ते की तरह मारते हैं। तभी नीचे उतरते हुए पीटर का रूममेट देखता है कि पीटर अपने रूममेट्स की हैकड़ी कैसे निकाले 4 हैक्स देख रहा होता है। शॉक्ड होते हुए बंदा सोच रहा होता है, क्या सच में ये हम लोग को मारने पीटने के बारे में सोच रहा है क्या? क्रॉल हैमर तो बहुत ही खतरनाक होता है, हम उसका एक भी हिट संभाल नहीं सकते। तभी अपने बुक को बंद करते हुए पीटर बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? घबराते हुए उसका रूममेट बोल रहा होता है, इसकी गर्लफ्रेंड हम लोग को बुला रही है, इसी वजह से हम जा रहे हैं बाहर पार्टी करने के लिए। हंसते हुए पीटर बोल रहा होता है, अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? चलो कोई बात नहीं, कभी तो रात को वापस आओगे ही, मैं तुम लोग का इंतजार करूंगा। पीटर की सारी बातें सुनने के बाद में उन लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए होते हैं और फटाफट से वो सभी के सभी कमरे से 9-2-11 हो जाते हैं। पीटर सोच रहा होता है, कहीं मैंने इन लोगों को ज्यादा तो नहीं डरा दिया ना? वैसे अगर देखा तो मैं सिस्टम की वजह से खुद को काफी चेंज कर पाया हूँ, पर हर वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के भरोसे तो नहीं रह सकता ना। सिस्टम का यूज करते हुए मैं अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन विजडम को नहीं। विजडम को बढ़ाने के लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। आगे हमें अगले दिन सुबह कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है। यून की दोस्त बोल रही होती है, तुम्हें क्या लगता है जो हमारा पीटर कार्टर है वो किसी बहुत ही बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है क्या? क्योंकि नॉर्मल फैमिली के बंदे तो लुलू और डेंडू ऐसे दिखते हैं, पीटर ऐसे लोग ना बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। डेंडू बोल रहा होता है, पीटर और हम सभी लोग ना सेम ही क्लास में पढ़ते हैं, इसके बावजूद भी उस कमीने को लोअर फ्लोर पे ना कमरा मिल रखा है, जहाँ पे एक कमरे में मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 4 ही बंदे रहते हैं और इसी वजह से फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट को ही रखा जाता है और हम सभी जो कि लोकल स्टूडेंट्स है ना उन सभी को सेकंड और थर्ड फ्लोर पे रखा जाता है और एक एक कमरे में कम से कम 8 बंदे रहते हैं। पीटर को उन लोगों ने उन सारे के सारे इंटरनेशनल बंदों के साथ में रख दिया और वही हम सभी इन 8 बंदों के साथ में रह रहे हैं। क्या ये बहुत ही गलत नहीं है क्या? तभी उसका मजाक उड़ाते हुए यून बोल रही होती है, तुम्हारी फैमिली तो बहुत ही वेल्दी है ना, तुम वो नहीं करवा पाए जो कि पीटर ने करवा लिया। लगता है कि तुम्हारी फैमिली के पास ना पीटर इतने पैसे नहीं, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि पैसे होने के बावजूद भी कनेक्शन कैसे बनाए ये तुम लोग को नहीं पता। अभी वो लोग वहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं, तभी मॉनिटर की नजर पीटर पे पड़ती है। पीटर सोच रहा होता है अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने की वजह से मैं 5 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में दौड़ पा रहा हूँ। सच में सबसे बेस्ट होने की तो फीलिंग ही अलग होती है। अभी वो जा ही रहा होता है तभी सारी लड़कियां उसको आवाज लगाती है। लड़कियां बोल रही होती है, पीटर गुड मॉर्निंग, तुम्हें देख के हम लोग का दिन अच्छा हो गया। वहीं पीटर बोल रहा होता है, तारीफ के लिए शुक्रिया। पीटर के पास में आते हुए यून बोल रही होती है, मैंने सुना है कि तुम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, आखिर तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पे जगह कैसे मिली? वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल बच्चे रहते हैं। पीटर बोल रहा होता है, तुम कह सकती हो कि मेरी किस्मत काफी अच्छी है, बिना मांगे ही मेरे को जिंदगी में बहुत कुछ मिल जाता है। तभी हम देखते हैं पीटर के रूममेट को जो कॉरिडोर में चलता हुआ आ रहा होता है। चिढ़ते हुए रूममेट बोल रहा होता है, सभी के सभी मेरे रास्ते से हट जाओ, आज मेरा दिमाग बहुत ही खराब है, कब किसको कहाँ भर दूं मैं खुद नहीं बोल सकता। वहीं पीटर का क्लासमेट बोल रहा होता है, ब्रदर पीटर प्लीज हट जाइए, ये जो बंदा चलता हुआ आ रहा है ना ये बहुत ही खतरनाक है, आपके आने से पहले ही ना इसने किसी को पीटा था, जिसकी वजह से अब सभी लोग ना इससे कॉलेज में काफी डरते हैं। तभी रूममेट बोल रहा होता है, कौन बेवकूफ है जो कि मेरे सामने से नहीं हट रहा? लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। लेकिन तभी वो पीटर को देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसके हाथ की सिगरेट भी डर के मारे छूट जाती है। सारे बंदे बोल रहे होते, पीटर तो गया, ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है ना ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही तगड़े बैकग्राउंड वाले हैं, कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन भी इन लोगों को कुछ भी नहीं बोलता। ब्रदर पीटर ने इस बार गलत लोगों से पंगा ले लिया। वही हमारा पीटर सिर्फ और सिर्फ एक बार उन लोगों को घूर के देखता है
आगे बढ़ते हुए बंदे बोल रहे होते, बिग ब्रदर पीटर आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? आपने ब्रेकफास्ट किया क्या? हम आपके लिए कुछ लाए क्या? पीटर बोल रहा होता है, कल तुम लोग पार्टी करने के लिए गए थे ना? रात भर मैंने तुम लोगों का वेट किया पर तुम लोग तो आए ही नहीं। पर चलो कोई बात नहीं, अगर तुम लोग कल नहीं आए इसका मतलब तुम लोग आज बहुत जल्दी सोओगे। टेंशन मतलब जब मैं कमरे में आऊंगा ना तो मैं तुम लोगों की नींद को डिस्टर्ब नहीं करूंगा और ये मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारी नींद बहुत ही लंबी और सुकून भरी हो। घबराते हुए बंदा बोल रहा होता है, आज तो हम लोग कमरे में वापस आने ही नहीं वाले। मेरे को अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए जाना था, इसी वजह से मैं रात भर बाहर ही रहूंगा। यूएन बोल रही होती है, कह रहे पीटर को जानते हैं क्या? देखो ना ये लोग उसके सामने कितने डरे हुए हैं। तभी वो बंदा बोल रहा होता है, टेंशन मत लीजिए बिग ब्रदर, अगर मैं नहीं तो कोई बात नहीं, ये दोनों आज कमरे में ही रहेंगे। अगर आपको कोई भी काम हो तो बस इन लोगों को एक बार बोल दीजिएगा, ये लोग फटाफट से काम कर देंगे। पीटर बोल रहा होता है, चलो ठीक है, वैसे क्या तुम लोग साथ में ऊपर नहीं आना चाहोगे? तभी जो पीटर के क्लासमेट्स होते वो लिफ्ट में चले आते हैं। रूममेट्स बोल रहे होते, बिग ब्रदर आप और आपके क्लासमेट्स ना पहले जाओ, आपका वक्त बहुत ही प्रीसियस है। हमारा तो क्या, हम तो कभी भी आ जाएंगे। वहीं लिफ्ट में स्पेस ना होने की वजह से सभी लोगों को चिपक के खड़ा रहना पड़ता है। टीना को देखते हुए पीटर सोच रहा होता है, सच में ये शो करती है कि आखिर ये क्यों हमारे कैंपस की नंबर 1 ब्यूटी है। सच कहूँ तो मेरी चैन से टीना ना किसी भी एंगल में कम नहीं। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। पीटर के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए एक बंदा बोल रहा होता है, ब्रदर पीटर आप तो कमाल के हो, सारी लड़कियां आपको पसंद करती है, वहीं सारे के सारे लड़कियां भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आप एक ऐसे रोल मॉडल बन चुके हो जिसकी तरह हर एक बंदा बनना चाहता है। मैं तो ये देख के काफी शॉक्ड हूँ कि ब्रदर हुआंग और उसके बंदे ना आपसे काफी ज्यादा डरे हुए थे। क्या आप उन लोगों को पहले जानते हो क्या? तभी पीटर उस बंदे के हाथ को अपने कंधे से हटा देता है। पीटर बोल रहा होता है, कोई मेरे कंधे पे हाथ रखे मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं, ये पहली बार था, इसी वजह से छोड़ रहा हूँ। फिर से अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो ये हाथ सही सलामत नहीं रहेगा। और हाँ, तुम्हें बिना किसी के परमिशन के ना उसके वॉलेट को हाथ ही लगाना चाहिए। मैं तो अच्छा हूँ, मैंने बुरा नहीं माना, अगर मेरी जगह कोई और होता तो पक्का से बुरा मान लेता। घबराते हुए बंदा बोल रहा होता है, ब्रदर पीटर मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं चलता हूँ और आपकी बातों को हमेशा मैं याद रखूंगा। पीटर सोच रहा होता है, हर एक चीज का सोल्यूशन ना वायलेंस नहीं होता, कभी कभी धमकियां भी ना बहुत इस तरीके से काम करती है। तभी टीना पीटर को आवाज लगाती है। पीटर बोल रहा होता है, क्या हुआ क्लास मॉनिटर, आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है? टीना बोल रही होती है, जब तुम यहाँ पे आए थे ना तब तुमने कहा था कि तुम्हें सभी लोगों को अपना दोस्त बनाना है, तो फिर आखिर तुम जैंग टी के साथ में इतना रूड क्यों थे? पीटर बोल रहा होता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे को सभी को अपना दोस्त बनाना है, मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आगे बढ़े और अच्छा करे, और आगे बढ़ने के लिए एक इंसान में थोड़े बहुत डिसिप्लिन होने ही चाहिए ना, जिसके अंदर नहीं होंगे उसको डिसिप्लिन सिखाने में मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। तभी यून हाथ हिलाते हुए बोल रही होती है, पीटर मेरे पास आ जाओ, लेकिन तभी टीना फटाफट से यून के पास में जाके बैठ जाती है। टीना बोल रही होती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ज्यादा दोस्त होने से बेहतर होता है अच्छे दोस्त होना। वैसे तुम्हें कैसे दोस्त बनाना पसंद है? पीटर बोल रहा होता है, ऐसे दोस्त जो कि ज्यादा क्वेश्चन ना करे। पीटर की बात को सुनते हुए यून हंसने लगती है। यून बोल रही होती है, ब्रदर पीटर सच में आप बहुत ही फनी हो, सच कहो तो आपकी बातें सुन के ना मैं अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाई। वैसे आपको पता है मैं ना बहुत ही कम क्वेश्चन करती हूँ, तो क्या आप मेरे को अपने विजिट पे ज्वाइन करना चाहोगे? पीटर बोल रहा होता है, हाँ मैं ज्वाइन तो कर लूंगा, लेकिन एक दिक्कत है, मैं ज्यादा चैट नहीं करता, इसी वजह से हो सकता है कि मेरे को आंसर करने में काफी टाइम लग जाए, तो अगर कभी लेट रिप्लाई आया तो बुरा मत मानना। टीना बोल रही होती है, क्या इसी वजह से तुमने अभी तक मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करा? तुम अपने क्लास मॉनिटर को ना बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। पीटर सोच रहा होता है, मैं इसको क्या बताऊं कि मैं मेरी चैन से बात करने में बिजी था, इसी वजह से मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं कर पाया। पीटर बोल रहा होता है, माफ करना टीना, मैं ना कल रात को किसी काम में बिजी था, तो इसी वजह से मेरे को रिप्लाई करने का मौका ही नहीं मिला, पर अब मैं तुम्हारे मैसेज का ना खास ख्याल रखूंगा। टीना सोच रही होती है, मेरे को क्लियरली बोल रहा है कि मैं इसके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं। वैसे अगर देखा है तो ये बिल्कुल सच बोल रहा है, इसके पास में ऑलरेडी काफी सारी लड़कियां हैं और होंगी भी क्यों नहीं। हमारे कैंपस में कोई भी ना पीटर के आसपास भी नहीं दिखता, पर इसकी पर्सनैलिटी भी ना उतनी ही एरोगेंट है। इसकी पर्सनैलिटी के लिए तो मैं इसको खास तौर पे माइनस पढ़ दूंगी। मेरे को लगता है कि मुझे पीटर से ना थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए, ये मेरे टाइप का लड़का नहीं। तभी टीना देखती है कि हमारा पीटर फटाफट से मैथ्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता है। टीना सोच रही होती है, आखिर ये कर क्या रहा है, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है या फिर सिर्फ इनको देख के लिख रहा है। पीटर सोच रहा होता है, मेरी अकाउंटिंग स्किल्स लेवल 3 पहुंच चुकी है, एक एवरेज इंसान से काफी अच्छा होता है। बुक्स में लिखे हुए सारे के सारे प्रॉब्लम्स मेरे को काफी ज्यादा आसान लग रहे हैं, पर अगर मैं कभी इनको सॉल्व नहीं करूंगा तो इससे मेरे को काफी सारी दिक्कतें आएंगी। मेरे पास में नॉलेज अगर मैं उसको प्रैक्टिस भी करूंगा तो ये काफी ज्यादा बेहतर बनेगी, पर अगर मैं अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज भरता रहूंगा, उसको प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तो एक दिन मेरे दिमाग में होगा बहुत कुछ लेकिन मेरे को समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसी वजह से जब भी मेरे को मौका मिल रहा है तो मैं उसका यूज करते हुए इस तरीके से प्रैक्टिस करूंगा, ताकि फ्यूचर में मेरे को कोई भी दिक्कत ना आए।
फिर पीटर फटाफट से अपनी सारी बुक्स को निकालते हुए सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। टीना सोच रही होती है आखिर को इतना फास्ट सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकता है। टीना बोल रही होती है पीटर अभी तुम जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना वो तो अभी तक टीचर ने सॉल्व ही नहीं करवाया। पीटर बोल रहा होता है अगर उन्होंने नहीं करवाया तो क्या मतलब हम सॉल्व नहीं कर सकते। चिढ़ते हुए टीना बोल रही होती है हाँ तुम तो कर ही सकते हो। टीना सोच रही होती है अगर तुम इतने ही बड़े जीनियस होते ना तो एक थर्ड टायर की यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट नहीं होते। पीटर बोल रहा होता है टीना तुमने अपने मन की बातों को ना कुछ ज्यादा जोर से बोल दिया। सबसे पहली चीज हो सकता है कि मुझे अपने समर वेकेशन के अंदर कोई ब्रेक थ्रू मिल गया हो और दूसरी चीज ये मैं यहाँ पे आने से पहले हॉस्पिटल में एडमिट था। हो सकता है मेरे दिमाग में शॉक लगने की वजह से मेरा दिमाग काफी तेज हो गया हो। और हाँ तीसरा ये मैं हमेशा से ही ना एक बहुत ही बड़ा जीनियस था बस मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं थी कुछ भी हासिल करने की। मैंने यहाँ पे तुम्हें 3 पॉसिबिलिटीज दी है अब तुम्हें जिसे ही भरोसा करना है उस पे कर लो। टीना बोल रही होती है मेरे को इन तीनों में से ना किसी पे भी भरोसा नहीं। वही यूएन बोल रही होती है मेरे को लगता है कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है ना वो सही है। तुम्हें देखते मेरे को फील हो गया था कि तुम एक बहुत ही बड़े जीनियस हो। तुम्हें पता है तुम ना बहुत ही लेट है इसी वजह तुमने किसी का भी इंट्रोडक्शन नहीं सुना। तुम्हें पता है खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए ना काफी सारे बंदे कांप गए थे। कुछ ने अपने नाम गलत बता दिया और कुछ तो कुछ बोल ही नहीं पाए। लेकिन ऐसे में तुम तो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे जैसे कि तुम्हारा रोचा काम हो। उसी टाइम पे मैं समझ गई थी कि तुम एक जीनियस हो। पीटर सोच रहा होता है यूएन तुम हमेशा की तरह ही ना बहुत ही क्लेवर बातें करती हो। मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर तुमने बहुत सारे भोले भोले बच्चों को अपना दीवाना बना रखा था और शादी एक बहुत ही अमीर बंदे से करी थी उन सभी बेचारों का दिल तोड़ दिया था। इस बार तुम मेरे क्लोज इसी वजह से आ रही हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि मैं एक बहुत ही बड़ा जीनियस और बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पीटर बोल रहा होता है क्लास मॉनिटर तुम्हें मेरी बताई हुई किसी बात पे भरोसा नहीं तो फिर आके तुम खुद ही गेस क्यों नहीं कर लेती कि आखिर मेरे साथ में ऐसा क्या हुआ कि मैं थर्ड टाइप की यूनिवर्सिटी में हूँ। टीना बोल रही होती है मेरे लिए गैस कराना बहुत ही आसान है। सबसे पहली चीज तुम सच में एक बहुत ही बड़े जीनियस हो। लेकिन मैंने देखा था कि तुम्हारे उन पुलिस बच्चों के साथ में भी ना बहुत सारे कनेक्शंस थे। इसका मतलब तुम हाई स्कूल के अंदर ना एक गैंगस्टर टाइप के बंदे होगे जो कि पढ़ाई में अच्छा था लेकिन उसको हार्डवर्क नहीं करना था। पर पक्का जब तुम्हारे कॉलेज जाने की बात आई तब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें चीट कर दिया। उसने तुम्हें धोखा देके एक अमीर बंदे को पटाया और कहा कि तुम्हारे ग्रेड इतने खराब है कि तुम एक सेकंड टाइप की यूनिवर्सिटी को भी ज्वाइन नहीं कर सकते तो फिर जिंदगी में क्या ही बड़ा कर लोगे। इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। तुम्हें इस बात से बहुत ही गुस्सा आया और तुम रिवेंज लेने के लिए गए लेकिन उस अमीर बंदे ने गुंडे बुलवा के तुम्हें पिटवा दिया और यही रीजन था कि तुमने हम लोग को 15 दिन बाद में ज्वाइन करा और तुम हॉस्टल में भी एडमिट थे। तुमने हॉस्पिटल में सोचा कि तुम्हारे साथ में बहुत ही गलत हुआ है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड से ना तुम पक्का से रिवेंज लोगे। इस चीज ने तुम्हें मोटिवेट करा और पढ़ने के लिए मजबूर करा। यही रीजन है कि तुम यहाँ पे लड़कियों से दूरी रखते हो ताकि तुम उस सेम गलती को फिर से रिपीट ना कर दो। और खासकर तुम मुझे इसी वजह से इग्नोर करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मोटिवेशन को मैं तोड़ने की ताकत रखती हूँ। तुमने आते ही कहा था कि तुम्हें इस क्लास से एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड चाहिए। ये क्लियरली शो कर रहा है कि तुम्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भुलाने में ना बहुत ही दिक्कतें आ रही है और उसको भूलने के लिए तुम्हें एक नई गर्लफ्रेंड चाहिए। पर तुम्हें अंदर ही अंदर इस बात का डर है कि तुम्हें फिर से कहीं धोखा ना मिल जाए। इसी वजह से तुम सभी के सामने इतना एरोगेंटली बिहेव करते हो। बताओ मैंने यहाँ पे जो भी कुछ गैस करा वो बिल्कुल सही था ना। पीटर बोल रहा होता है क्लास मॉनिटर अगर तुम एक नॉवेलिस्ट होती ना तो तुम्हारी नॉवल ब्लॉकबस्टर होती। तुमने क्या कमाल की कहानी बनाई है। पर पीटर की ये बात सुनकर टीना काफी ज्यादा घबरा गई होती है। पीटर सोच रहा होता है कि ऐसा क्यों रिएक्शन दे रही है कुछ हुआ है क्या। तभी टीना बोलती है मेरे को पढ़ाई करनी थी इसी वजह से मैं जा रही हूँ। और वैसे ही पीटर क्या तुम्हें लगता है कि मेरे से होशियार रही कोई नॉवल लिखेगी। ये सब करने के लिए ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। पीटर सोच रहा होता है तुम्हारे रिएक्शन ने क्लियरली दिखा दिया है कि तुम नॉवेल्स लिखती हो लेकिन ये बताने में ना बहुत ही शर्माती हो। सच कहो तो मुझे मेरी प्रीवियस लाइफ में कभी पता नहीं चला था कि तुम्हें नॉवेल्स लिखने का बहुत ही शौक है। मुझे बस इतना पता था कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो कि हर एक चीज में परफेक्ट है। उस टाइम पे मेरे को लगा था कि तुम बहुत ही हिम्मत वाली और बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो और मैं ऐसा ऑर्डिनरी इंसान ना तुम्हें पाने के सपने भी नहीं देख सकता था। ग्रेजुएशन के बाद में मेरे को लगा था कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही कमाल की होगी पर ये जानना मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था कि ग्रेजुएशन के बाद में सबसे ज्यादा बुरा मेरे साथ में नहीं बल्कि तुम्हारे साथ में हुआ था। और कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि तुम्हारी जो ये छुपी हुई साइड है ना वही रीजन है तुम्हारे बुरे फ्यूचर का। अगर मेरे को तुम्हारे कम्प्लीटली फेवर्स को हासिल करना है ना तो मेरे को तुम्हारी इन छुपी हुई साइड के बारे में पता करना होगा। अगर तुम इस चीज को लेकर इतनी कोशिश हो तो मेरे लिए जानना इतना इम्पोर्टेंट है। वैसे मुझे याद है मैंने अपने लास्ट लाइफ में ना टीना से एक प्रिंटर लिया था और तब मैंने गलती से उसकी एक फाइल चेक कर ली थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टीना ने एक अलग नाम से अकाउंट बना रखा है ताकि वो वहाँ पे नॉवेल्स लिख सके। और अच्छी बात तो ये है कि उस अकाउंट का नाम मेरे को याद है और वक्त आ चुका है अपने कैंपस की नंबर 1 गॉडेस को अपना बनाने का। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।